हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वन पर्सन कंपनी के बारे में, जो कि एक बहुत लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। और इंडिया में अब एक नया स्कोप, नया एवेन्यू, जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं, जो बहुत छोटे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए अब एक नया रास्ता खुल चुका है। और वो नया रास्ता है वन पर्सन कंपनी। अब यदि कोई व्यक्ति अपनी कंपनी बनाना चाहता है और अकेला व्यक्ति भी है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति अकेला होने के बाद भी, यानी कि एक अकेला व्यक्ति भी किस प्रकार से कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा सकता है, वो भी कंपनी को चला सकता है। आइए हम इसमें जानते हैं कि किस प्रकार से हम उन कंपनियों को बना सकते हैं जो कि इंडिया में एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 वन पर्सन कंपनी के नाम से जानी जाती है। देखिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं वन पर्सन कंपनी के बारे में। इस वन पर्सन कंपनी का जो पार्ट 1 का वीडियो है जो आप देख रहे हैं, इसमें मैं आपको वन पर्सन कंपनी का बेसिक, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन और रूल 3 क्या कहता है, रूल 3 के अंदर क्या प्रोविजन है, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, वन पर्सन कंपनी की शुरुआत क्यों हुई। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि वन पर्सन कंपनी को क्यों बनाया गया, वन पर्सन कंपनी की शुरुआत क्यों की गई, उसका कारण क्या था। दोस्तों, मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया कि जो वन पर्सन कंपनी है, वो वन पर्सन कंपनी बहुत स्मॉल बिजनेस होता है, बहुत छोटा बिजनेस होता है। और एक बहुत छोटा एंटरप्रेन्योर भी, एक बहुत छोटा सा जो व्यापारी है, वो भी क्या कर सकता है, अपने नाम पे आज बॉडी कॉर्पोरेट बना सकता है। उसको भी एक रास्ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खोल दिया, भारत सरकार ने उसके लिए भी एक रास्ता खोल दिया कि वो व्यक्ति भी वहां पे क्या कर सकता है, कंपनी बना सकता है। इसलिए मैंने लिखा दोस्तों यहाँ पे, दिस विल एनकरेज, कि वहां पे एनकरेज होगा वो व्यक्ति कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ माइक्रो एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए। दैट मींस कि हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में कॉर्पोरेटाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, आप इस शब्द के बारे में सोच रहे होंगे कि सर ये शब्द क्या है, ये कॉर्पोरेटाइजेशन क्या होता है। दोस्तों, कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक बॉडी कॉर्पोरेट के तौर पे लाना। तो सपोज करिए कि यदि मेरी कोई छोटी सी एक दुकान है, मेरी कोई एक छोटी सी शॉप है, और उसको कल को यदि मान लीजिए कि मैं बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर टर्न आउट कर लेता हूं, यदि मैं उसको बॉडी कॉर्पोरेट बना लेता हूं, तो यहां मैं जो इंडिविजुअल बिजनेस चला रहा हूं, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चला रहा हूं, उसको जब मैं बॉडी कॉर्पोरेट में कन्वर्ट कर लूंगा, तो वो चीज क्या कहलाएगी, वो चीज कहलाएगी कॉर्पोरेटाइजेशन। तो वन पर्सन कंपनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि आप अपने सोल बिजनेस को, जिसमें आप अपने माइक्रो बिजनेस को, आप अपने स्मॉल बिजनेस को एक बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट जब हिंदुस्तान में आया, तो उससे पहले इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आने के पहले रिसर्च हुआ, और जो रिसर्च हुआ उसकी जो रिपोर्ट थी, वो रिकमेंडेशन भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसके द्वारा पेश की गई थी। इन इंडिया इन द ईयर 2005 जे ईरानी कमेटी, जो जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, उस जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी ने ईयर 2005 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी रिकमेंडेशन रिपोर्ट सौंपी। और उस रिकमेंडेशन रिपोर्ट में कहा गया कि ठीक है, हम कंपनीज एक्ट में कॉन्सेप्ट ला सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट है वन पर्सन कंपनी, कि एक अकेला व्यक्ति भी क्या कर सकता है, अब एक अकेला व्यक्ति भी कंपनी को चला सकता है, एक अकेला व्यक्ति भी कंपनी को ऑपरेट कर सकता है। दोस्तों, तो यहां से हमारी जो बेसिक शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत हुई थी हमारी वन पर्सन कंपनी की, कि वन पर्सन कंपनी का जो कॉन्सेप्ट आया, वो कॉन्सेप्ट जे ईरानी कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर आया। अच्छा दोस्तों, एक दूसरी बात, आपको इंटरेस्टिंग बात एक ये बताना चाहता हूं इसमें टॉपिक में मैं आपको, कि ये जो कमेटी थी, ये तो इसने तो हमारे को हिंदुस्तान में 2005 में रिकमेंडेशन दिया, लेकिन वर्ल्ड के जो अदर कंट्रीज हैं, जैसे चाइना, यूएस और पाकिस्तान, उनमें ऑलरेडी ये वन पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, वहां पे ऑलरेडी अप्लाइड है। आइए मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताता हूं, कि ताकि आप लोगों को ये नॉलेज होगा कि सर वहां पे क्या प्रोविजन ऑलरेडी अदर कंट्रीज के अंदर चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोविजन है, वो सबसे पहला प्रोविजन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ चाइना के बारे में, कि सर चाइना के अंदर क्या प्रोविजन था, या चाइना के अंदर आज की तारीख में क्या प्रोविजन है वन पर्सन कंपनी को लेकर। तो देखिए, यहाँ पर चाइना के बारे में दोस्तों लिखा क्या गया, सबसे पहले इंट्रोड्यूस्ड इन द अक्टूबर 2005, कि चाइना में भी ये जो कॉन्सेप्ट आया, वो चाइना में भी कॉन्सेप्ट आया था 2005 के अंदर, लेकिन अक्टूबर 2005 में आया। इन दिस प्रमोटिंग इंडिविजुअल का मतलब हो गया कि जो व्यक्ति प्रमोटर है, और प्रमोटिंग इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ, कि जो अकेला व्यक्ति उस कंपनी को प्रमोट कर रहा है। चाइना के लॉज के अकॉर्डिंग इज बोथ
द डायरेक्टर एंड द शेयर होल्डर। मतलब वो जो अकेला पर्सन जो कि वहां पे क्या कर रहा है, वो अकेला पर्सन जो कि उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहा है, वो ही व्यक्ति दोनों रोल परफॉर्म करेगा। कौन से दोनों रोल? एक तो मेंबर का रोल और एक डायरेक्टर का रोल। मतलब वहां पे आपको डायरेक्टर और मेंबर अलग अलग व्यक्ति को बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही व्यक्ति को वहां पे मेंबर और एक ही व्यक्ति को वहां पे आप डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। One person is allowed to applying for opening a limited company with a minimum capital of 1 lakh yuan। आप 1 लाख युआन की कैपिटल से वहां पे 1% कंपनी ओपन कर सकते हैं, जबकि इंडियन कंपनीज एक्ट में 1% कंपनी को लेकर इस प्रकार का कोई भी प्रोविजन गिवन नहीं है, इस प्रकार का कोई भी वहां पे कॉन्सेप्ट नहीं है कैपिटल का, मिनिमम कैपिटल का इंडियन कंपनीज एक्ट में। और he cannot open सेम काइंड ऑफ कंपनी। लेकिन आप सेम टाइम पे किसी दूसरी टाइप की कंपनी, मतलब जो इस तरीके की जो कंपनियां हैं वो आप और ओपन नहीं कर सकते हैं, आपको वो अलाउड नहीं किया गया कि आप सेम टाइम पे दूसरी इस प्रकार की आप कंपनी ओपन करें, वो आपको वहां पे अलाउड नहीं किया। उसके बाद में दोस्तों जो दूसरा हमारी जो दूसरी कंट्री आते हैं, वो दूसरी कंट्री आई पाकिस्तान। उस पाकिस्तान के अंदर क्या प्रोविजन दिए गए पढ़िएगा। कंपनी लॉ ऑफ पाकिस्तान परमिट्स 1% टू फॉर्म ए सिंगल मेंबर कंपनी, यानी कि वहां के जो कॉर्पोरेट लॉ हैं वो भी अलाउड करते हैं कि आप 1% कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, अलाउड कर दिया गया है। एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल टू एक्ट एज द नॉमिनी डायरेक्टर एंड द ऑल्टरनेट नॉमिनी डायरेक्टर। लेकिन बस वहां पे एक नया कॉन्सेप्ट पाकिस्तान का जो कंपनीज एक्ट है वो ये प्रोवाइड करता है 1% कंपनी के रिगार्डिंग, कि वहां पे जो व्यक्ति मेंबर होगा वो मेंबर व्यक्ति क्या करेगा, वो मेंबर व्यक्ति वहां पे 2 अनादर व्यक्तियों को और अपॉइंट करेगा। तो वो जो 2 अनादर व्यक्ति होंगे वो कौन कौन होंगे? एक वहां पे नॉमिनी डायरेक्टर होगा और दूसरा जो व्यक्ति होगा वहां पे ऑल्टरनेट नॉमिनी डायरेक्टर कहलाएगा। तो हमारे हिंदुस्तान के लॉ में और चाइना के लॉ में भी और यूएस के लॉ में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के कॉर्पोरेट लॉ में ऐसी व्यवस्था की गई है कि वहां पे जो 1% कंपनी बनेगी उसमें जो 1 मेंबर होगा वो अनादर 2 व्यक्तियों को अपॉइंट करेगा, जिसमें एक व्यक्ति नॉमिनी डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट होगा और दूसरा व्यक्ति ऑल्टरनेट नॉमिनी डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट होगा। दोस्तों इसके बाद में हम आते हैं यूएस, अमेरिका। अमेरिकन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है, सेवरल स्टेट्स, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो सेवरल स्टेट्स हैं, कुछ एक स्टेट्स हैं, परमिट द फॉर्मेशन एंड ऑपरेशन ऑफ अ सिंगल मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, यानी कि वहां पे सिंगल मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को अलाउड कर दिया गया है। और जो वहां पे सिंगल मेंबर कंपनी को अलाउड किया गया, उस सिंगल मेंबर कंपनी में अब एक अकेला व्यक्ति भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर 1% कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है। तो दोस्तों ये तो रहा हमारे इंडिया के साथ साथ में जो अदर कंट्रीज हैं, उन अदर कंट्रीज में आज क्या प्रोविजन 1% कंपनी के लिए चलता है वो अपन ने डिस्कस किया। और अब हम अगला जो कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि सर जो 1% कंपनी है उसके लिए इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर क्या प्रोविजन दिए गए हैं, भारत का जो कंपनीज एक्ट है इंडियन कंपनीज एक्ट, उसमें क्या प्रावधान दिया गया। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की कि सर डेफिनेशन इंडियन कंपनीज एक्ट में क्या दी। दोस्तों सेक्शन 2 सब सेक्शन 62, सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 कंपनीज एक्ट 2013 का है, जिसमें कि 1% कंपनी की बहुत इजी सी और बहुत छोटी सी डेफिनेशन दी गई है। वो डेफिनेशन ये बताती है अ कंपनी विच हैज ओनली 1% एज ए मेंबर, यानी कि सर एक ऐसी कंपनी जिसमें कि केवल एक ही व्यक्ति क्या होगा, मेंबर होगा, वो कंपनी हमारे लिए क्या कहलाएगी, वो कंपनी कहलाएगी हमारे लिए 1% कंपनी। दोस्तों इस कंपनी का नेचर क्या होगा, ये एक प्रकार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। प्योरली हम इसको सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अंदर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताई गई है हम वो नहीं मानेंगे, लेकिन ये एक तरीके की, इसका यदि नेचर की बात करें, इसके यदि टाइप की बात करें तो ये एक प्रकार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मानी जाएगी। अब आते हैं दोस्तों हम इसके रूल नंबर 3 पे, जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके आधार पे आपकी जो 1% कंपनी है वो हिंदुस्तान में चलाई जाती है, ऑपरेट की जाती है, कंट्रोल की जाती है, मैनेज की जाती है। आइए हम जानते हैं रूल नंबर 3 को, कि रूल नंबर 3 1% कंपनी के बारे में क्या कहता है। देखिए दोस्तों सबसे पहला रूल नंबर 3 का जो प्रोविजन है वो ये कहता है ओनली नेचुरल पर्सन, यानी कि आप और मैं जैसे नेचुरल पर्सन है वैसे, हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया, यानी कि कोई नेचुरल पर्सन जो कि इंडियन सिटीजन है या एक रेजिडेंट इन इंडिया है, वो क्या कर सकता है, नंबर 1
shall be eligible to incorporate a one person company। वो वन पर्सन कंपनी को बना सकता है। जैसे मैं हूं, मैं इंडियन सिटीजन हूं, मैं नेचुरल पर्सन भी हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक वन पर्सन कंपनी बना सकता हूं, मेरे नाम पे वन पर्सन कंपनी हो सकती है और मैं वहां उस कंपनी का मेंबर बन सकता हूं। दूसरा, shall be a nominee for the sole member of one person company। अब वन पर्सन कंपनी बनाई आपने है और उस वन पर्सन कंपनी में जो नॉमिनी है वो नॉमिनी मैं बन रहा हूं, तो मेंबर आप होंगे वन पर्सन कंपनी के और नॉमिनी मैं बनूंगा। तो मैं भी यदि नॉमिनी बनता हूं आपके लिए, तो मेरा नॉमिनी का भी वहां पे क्या होना, एक नेचुरल पर्सन होना और एक इंडियन सिटीजन और एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी होगा। तभी मैं वहां पे क्या बन सकता हूं, तभी मैं वहां पे आपके लिए आपकी वन पर्सन कंपनी में नॉमिनी बन सकता हूं, अन्यथा मैं आपके लिए नॉमिनी नहीं बन पाऊंगा। तो दोस्तों ये था इसका पहला रूल। उसके बाद में रूल 3 का जो अगला कॉन्सेप्ट हमारे को बोलता है वो क्या कहता है, वो भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और बड़ा डीप और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पढ़िएगा दोस्तों, अ नेचुरल पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ ओनली वन ओपीसी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि सपोज करिए कि यदि मैंने एक पी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी बनाई है तो मैं सेम टाइम पे किसी दूसरी ओपीसी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं एक एक्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड है, मैं उसके अंदर यहां पे नॉमिनी बन सकता हूं मैं यहां पे मेंबर हूं, लेकिन मैं यहां पे नॉमिनी बन सकता हूं। तो मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति एक समय में एक कंपनी के अंदर, जो वन पर्सन कंपनी है, उस वन पर्सन कंपनी का एक समय में मेंबर हो सकता है और साथ ही साथ वो किसी दूसरी कंपनी के अंदर नॉमिनी हो सकता है। लेकिन सेम टाइम पे आप ध्यान रखिएगा, सेम टाइम पे आप दो ओपीसी के अंदर ना तो मेंबर हो सकते और ना ही आप दो ओपीसी के अंदर नॉमिनी हो सकते। आप सेम टाइम पे एक कंपनी के अंदर आप मेंबर और सेम टाइम पे आप दूसरी कंपनी के अंदर आप नॉमिनी बन सकते हैं, वो प्रोविजन आपको ये अलाउड करता है। दूसरा, एंड द सेड पर्सन शैल नॉट बी ए नॉमिनी ऑफ मोर देन वन ओपीसी। मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बता दी कि आप एक टाइम में, आप सेम टाइम में एक मेंबर और एक नॉमिनी के तौर पे आप वन पर्सन कंपनीज में अपॉइंट हो सकते हैं। तो जैसे कि आप पी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मेंबर हैं, तो मैं दूसरी कंपनी के अंदर जो ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैं उसमें नॉमिनी हो सकता हूं, लेकिन मैं यहां पे मेंबर नहीं बन सकता हूं। मैं यहां पे यदि मेंबर हूं तो मैं दूसरी कंपनी में सिर्फ नॉमिनी हो सकता हूं, मैं दूसरी कंपनी में सेम टाइम पे मेंबर अपॉइंट नहीं हो सकता। आई थिंक दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में अब अपन इसका जो तीसरा रूल है उसके ऊपर विचार करते हैं, उसको डिस्कशन करते हैं। देखिएगा, इसको भी मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। Where a natural person being member in a one person company in accordance with this rule। दोस्तों, मैं एक ओपीसी है, ओपीसी ए है, मैं उसके अंदर एक मेंबर हूं, मैं यहां पे एक मेंबर हूं, becomes a member in another such company by virtue of his being a nominee in that one person company। और मैं क्या होता हूं एक दूसरी ओपीसी बी है, उसमें मैं यहां पे नॉमिनी बना हुआ हूं और यहां पे मेंबर कोई अनादर व्यक्ति है, मेंबर अनादर पर्सन। मेंबर कोई अनादर पर्सन है, कोई अलग व्यक्ति है मेरे अलावा, लेकिन मैं यहां पे नॉमिनी बना हुआ हूं और यहां पे मैं मेंबर बना हुआ। अब दोस्तों क्या होता है कि ये यहां ओपीसी बी के अंदर जो अनादर पर्सन एक मेंबर बना हुआ है, ये मान लीजिए डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, ये मान लीजिए एक्सपायर हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेंबर की सीट खाली हो जाएगी और मैं नॉमिनी की सीट से प्रमोट होकर यहां पे मेंबर की पोस्ट पे आ जाऊंगा। तो जब मैं नॉमिनी की सीट छोड़कर मेंबर की सीट पे आ जाऊंगा, तो आप देख रहे हैं कि मैं ओपीसी ए में भी मेंबर हूं और आप देख रहे हैं कि यदि मैं नॉमिनी से प्रमोट होकर यहां पे मेंबर बन जाता हूं तो मैं ओपीसी बी में भी मेंबर हो गया। क्या आप एक सेम टाइम पे दो कंपनीज के अंदर, जो वन पर्सन दो कंपनियां हैं, उसमें आप मेंबर हो सकते हैं? हमने रूल 2 के अंदर पढ़ा था, हम एक सेम टाइम पे
हम दो ओपीसी के अंदर मेंबर या दो ओपीसी के अंदर हम नॉमिनी नहीं हो सकते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन के अंदर? अगला पढ़िएगा लाइन, जो सोल्यूशन है इसका, सच पर्सन यानी कि मैं, सच पर्सन मेरे लिए बोला गया है, shall meet the eligibility criteria specified in sub rule 2, जो हमने ऊपर पढ़ा था ये वाला सब रूल 2, within a period of 180 days। यानी कि मुझे क्या करना होगा? मुझे एक कंपनी दोनों में से सेलेक्ट करनी होगी कि मुझे या तो ओपीसी ए में मेंबर बने हुए रहना है और या मुझे ओपीसी बी में मेंबर बने हुए रहना है। तो मुझे दोनों में से एक कंपनी सेलेक्ट करनी होगी जिसके अंदर की मुझे मेंबर बनना है। तो या तो मैं ओपीसी ए सेलेक्ट करूंगा और या मैं ओपीसी बी सेलेक्ट करूंगा जिसके अंदर की मुझे मेंबर बनना है। लेकिन ये सारा काम मुझे करना पड़ेगा कितने दिन के अंदर? ऐसा घटना घटने के 180 दिन के अंदर, 180 डेज के अंदर। 180 डेज के अंदर मैं डिसाइड करूंगा कि क्या मुझे ओपीसी ए का मेंबर बनना है या मुझे ओपीसी बी का मेंबर बनना है। मैं दोनों कंपनी में सेम टाइम पे मेंबर बने हुए नहीं रह सकता हूं। ये बात हमारा सब रूल 2 बोलता है, जो हमें प्रोहिबिट करता है कि हम सेम टाइम पे दो कंपनीज के अंदर मेंबर नहीं हो सकते। इसलिए ऐसी स्थिति के अंदर मुझे 180 दिन का समय कानून के द्वारा दिया जाएगा और मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या मैं ओपीसी ए में मेंबर बनना चाहता हूं या मैं ओपीसी बी के अंदर मेंबर बनना चाहता हूं। चलिए दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट के बाद में अपन अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आपको सबको पता है ये फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट। सब रूल 4 क्या बोलता है दोस्तों? नो माइनर shall become member or nominee of the one person company or can hold shares with the beneficiary interest। यानी कि यदि कोई नॉमिनी हमारे को बनाना है या हमारे को मान लीजिए कि 1% कंपनी में किसी व्यक्ति को मेंबर बनना है या बनाना है, तो उस व्यक्ति का कम से कम 18 साल या 18 साल से ज्यादा की एज का होना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो सेक्शन 11 है, वो सेक्शन 11 प्रोहिबिट करता है कॉन्ट्रैक्ट करने से एक माइनर को, कि यदि माइनर व्यक्ति कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वॉइड अब इनिशियो है। इसलिए एक माइनर व्यक्ति कंपनी के लिए शेयर होल्डर नहीं हो सकता, कंपनी के लिए मेंबर नहीं हो सकता है 1% कंपनी के लिए, ना वो किसी 1% कंपनी के मेंबर के लिए नॉमिनी बन सकता है। क्यों? क्योंकि वो सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग डिस्क्वालिफाइड हो रहा है और ना ही वो 1% कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करेगा। उसमें बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी उस व्यक्ति का जो कि माइनॉरिटी की एज पे है नहीं हो सकता है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें लिखा गया, सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। दोस्तों आप जानते होंगे कि सेक्शन 8 कंपनी क्या है। आपको पता होगा कि जो सेक्शन 8 कंपनी है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और वो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम हमारी 1% कंपनी को ना तो कन्वर्ट कर सकते हैं और ना ही 1% कंपनी का हम इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन सेक्शन 8 कंपनी के तौर पे करा सकते हैं। सब रूल 5 जो हमारे रूल 3 का है, वो हमारे को इस बात के लिए प्रोहिबिट कर रहा है कि 1% कंपनी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी या 1% कंपनी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी के तौर पे कन्वर्ट या फॉर्मेट नहीं हो सकती। आप उसका फॉर्मेशन, आप उसका कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं, आपको बिल्कुल अलाउड नहीं करा। दोस्तों इस रूल 3 का सबसे आखिरी सब रूल नंबर 6 क्या कहता है? सच कंपनी यानी कि 1% कंपनी cannot carry out non-banking financial investment activities, including investment in the securities of any other body corporate। यानी कि जो आपकी 1% कंपनी है, वो 1% कंपनी ना तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज का काम कर सकती है और ना ही ये अदर बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर इन्वेस्टमेंट का काम कर पाएगी। इसको दोनों ही चीजें इन्होंने प्रोहिबिट कर दी। कौन सा रूल सर? सब रूल नंबर 6 हमारे को प्रोहिबिट कर रहा है कि 1% कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज का काम और साथ ही साथ दूसरी कंपनी की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना, ये आपको सब रूल 6 के अंदर अलाउड नहीं किया गया। तो आपकी 1% कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी या फिर अदर कंपनीज की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने का यदि पर्पस बनाती है,
यदि उसके मेमोरेंडम में ऐसा कोई क्लॉज होता है ऑब्जेक्ट के अंदर तो वो गलत होगा, वो नहीं हो सकता, क्योंकि सब रूल 6 जो रूल 3 का है वो हमारे ऊपर इस चीज के लिए प्रोहिबिशन लगा रहा है। तो दोस्तों ये तो हमने पढ़े रूल 3 के सब रूल नंबर 1 से लेकर सब रूल नंबर 6 तक के प्रोविजन जो कि 1% कंपनी के बारे में बताए गए। और अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक टॉपिक बताता हूँ, रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या हुआ, क्योंकि आपने देखा कि ऊपर जो ये डेफिनेशन यहाँ हमने पढ़ी, इस डेफिनेशन के अंदर आया रेजिडेंट इन इंडिया। तो दोस्तों इस रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या है, आज हम वो जानते हैं। तो अब रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब आप वैसे भी आपको पता होगा सब लोगों को, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते हैं। रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब अ पर्सन, कोई व्यक्ति who has stayed in India for a period of not less than 182 days, जो कि आपके पहले कैलेंडर, जो आपका प्रीवियस कैलेंडर ईयर है, जो आपका लास्ट कैलेंडर ईयर है, उसके अंदर यदि कम से कम नॉट लेस देन 182 डेज यदि हिंदुस्तान में रुका है, वो स्टे किया है, तो क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति रेजिडेंट इन इंडिया है। और यदि वो व्यक्ति 182 डेज इंडिया में स्टे कर लेता है और उसको रेजिडेंट इन इंडिया माना जाता है, तो वो व्यक्ति भी हिंदुस्तान में 1% कंपनी बना सकता है, उसका मेंबर हो सकता है, और साथ ही साथ वो व्यक्ति मेंबर का नॉमिनी भी बनाया जा सकता है। दोस्तों इसके बाद में मैं आपको यहां पे बताता हूं नॉमिनी के बारे में, जो कि एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि देखिए 1% कंपनी के अंदर केवल एक ही व्यक्ति मेंबर होता है, और कभी भी इसके साथ में कोई भी दुर्घटना या कोई भी ट्रेजेडी हो सकती है। हो सकता है कि किसी भी समय पे काम करने के लिए इनकैपेबल हो जाए, डिस्क्वालिफाइड हो जाए, तो वहां पे कंपनी को ऑपरेट कौन करेगा, इस व्यक्ति का जो वहां पे नॉमिनी होगा, वो नॉमिनी वहां पे अब मेंबर के तौर पे प्रमोट हो जाएगा, जो कि हमने सब रूल 3 के अंदर भी डिस्कशन किया था। पढ़िएगा, the subscriber to the memorandum of the 1% company nominate a person after obtaining prior written consent of such person who shall in the event of the subscriber's death or his incapacity to the contract become the member of that 1% company। यानी कि ये व्यक्ति जो कंपनी का मेंबर है, ये मेंबर व्यक्ति इस व्यक्ति की रिटर्न में कंसेंट लेगा, नॉमिनी व्यक्ति की राइटिंग में कंसेंट आनी चाहिए, ओरल कंसेंट नॉट अलाउड, राइटिंग में कंसेंट आएगी कि हाँ भाई मैं आपके लिए जो है वो आपके ब्याह पे कंपनी में मेंबर बनने के लिए तैयार हूं, मैं आपके ब्याह पे कंपनी का जो है वो मेंबर बन जाऊंगा जब आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे तब, और आज की तारीख में मैं आपके लिए नॉमिनी बनने का भी जो ऑफर है वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो आप नॉमिनी बनने के लिए उसकी कंसेंट लेंगे, वो व्यक्ति आपको नॉमिनी बनने की कंसेंट देगा कि ठीक है मैं आपके लिए नॉमिनी अपॉइंट हो रहा हूं, और जब आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे, जब आप वहां पे इनकैपेबल हो जाओगे, आप मेंबर के तौर पे काम नहीं कर पाओगे, तो आपकी जगह पे मैं वहां पे एज ए मेंबर रिप्लेस होने के लिए तैयार, उस बात की कंसेंट भी हमारे को लेनी होगी। और दोस्तों इस कंपनी के ऑपरेशन के लिए जरूरत होगी हमारे को बिजनेस चलाने के लिए डायरेक्टर्स की। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो डायरेक्टर्स होंगे, वो डायरेक्टर्स यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी में हमारे को केवल एक ही डायरेक्टर की जरूरत होगी, एक से ज्यादा डायरेक्टर की हमारे को जरूरत नहीं होती है। एक से ज्यादा डायरेक्टर यदि आप रखना चाहें, वो केस टू केस डिपेंड करेगा, फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करेगा, आप अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्टर की आवश्यकता 1% कंपनी के अंदर होगी, और एक ही मेंबर की आवश्यकता आपको 1% कंपनी में होगी। तो दोस्तों ये तो हमने पार्ट 1 के अंदर जाना 1% कंपनी का मीनिंग, और साथ ही साथ हमने इसके साथ में ये भी जाना कि सर जो 1% कंपनी है, उस 1% कंपनी में रूल 3 क्या कहता है, क्या बोलता है। और अब हम अगले वीडियो में जानेंगे इसके अदर रूल्स के बारे में जो कि कंपनीज एक्ट में बताए गए हैं। थैंक यू।